वेलकम बैक इन राजीव टेक्निकल क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और जो क्वेश्चंस है वो ट्रांसफार्मर चैप्टर के ऊपर है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आया हूँ। और सॉरी, क्वेश्चन लाने में काफ़ी लेट किया मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, काफ़ी बिज़ी था, तो पेपर में ला नहीं पाया। अभी टाइम मिला है तो मैं आप लोग के लिए ये पेपर लेके आया हूँ। 70 क्वेश्चन है, 72 क्वेश्चन है। आप ये वीडियो शुरू से जब लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी नॉलेज और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का पहला क्वेश्चन है, कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्पात कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो जो क्या हो, उच्च चुंबकशीलता भी हो और निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा आईपी, जब शून्य लोड होगा तो जो आईपी होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगा। क्यों पीछे होगा? क्योंकि वो एक तरह से इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा और इंडक्टिव सर्किट में हमेशा करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 अंश पीछे होता है। शून्य लोड मतलब कोई लोड नहीं लगा है। थर्ड क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा सेकेंडरी कुंडलन में सदैव क्या होती है? एक कॉमन चुंबकीय परिपथ होता है, मतलब एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। क्वेश्चन 4, ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सी होती है? सिलिकॉन की पत्तियाँ। मैंने कई बार इसका चर्चा किया है अपने वीडियो में, प्रैक्टिकल की वीडियो में, थ्योरी की वीडियो में बहुत बार बताया है इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन 5, एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 6, यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लपेटों को दोगुना कर दिया जाए तथा साथ ही प्राथमिक वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? फार्मूला क्या होता है? V2 अपॉन V1 इजक्वल टू N2 अपॉन N1 इजक्वल टू I1 अपॉन I2। ठीक है। क्वेश्चन 7, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ाता है। एम्पलीफायर क्या करता है? वो पावर को इंक्रीज़ करता है, बट ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, पावर कांस्टेंट रहता है। ये बात मैंने कई बार बता चुका है अपनी वीडियो में, और ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन 8, ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टता के निर्माण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जैसा अभी मैंने बताया। क्वेश्चन 9 क्या है कि शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा संतुलित होती है। क्लियर। क्वेश्चन 10, ट्रांसफार्मर के अतितापन के लिए क्या कारण हो सकता है? तो उसमें क्या होता है, जब लोड बहुत ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हीट हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो जाता है। तो अत्यधिक भार आंसर। क्वेश्चन 11, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता? तो वो कैसा होता है ट्रांसफार्मर? आदर्श ट्रांसफार्मर, पता है आप लोग को। क्वेश्चन 12, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड साइड के रूप में जाना जाता है माध्यमिक पक्ष। क्या पक्ष? माध्यमिक पक्ष। दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो लोड साइड होता है उसे हम माध्यमिक पक्ष भी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 13, परिभाषा के अनुसार अपचायक ट्रांसफार्मर वह है जिसकी सेकेंडरी कॉइल क्या होगी? सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा कम लपेट होगी। क्यों? क्योंकि वो अपचायक यानी स्टेप डाउन है। जब स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न होगी वो प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा कम होगी। क्वेश्चन 14, शेल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर प्रायः EI प्रकार का होता है। मैंने बताया, प्रैक्टिकल में बताया था मैंने। क्वेश्चन 15,
उच्च आवृत्ति पर कार्य करने हेतु अभिकल्पित यानी डिजाइंड ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है? तो वायु कोर, एयर कोर यहाँ पे प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 16 क्या है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं प्रेरित सेकेंडरी वोल्टता होती है एक दूसरे से 180 अंश पे होती है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में किसके किसके बीच का एंगल पूछ रहा है? प्राथमिक और इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, प्राथमिक एवं सेकेंडरी यानी कि जो सेकेंडरी वोल्टेज है उस कितनी भी अंश की होती है? डिफरेंस 180 पे होती है। 17 1 kVA 240 वोल्ट 120 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में करंट की गणना कीजिए। सिंपल है, कर सकते हैं। पावर दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, प्राइमरी वोल्टेज दिया है, आप निकाल सकते हैं। आएगा आपका आंसर कितना? 8.33 एम्पियर। सिंगल फेज है तो आप क्या लगाएंगे? P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक, आप ये याद रखिएगा जो ये वोल्टेज दिया रहता है 240/120 जो बटे करके दिया रहता है वो पहले वाला बटे के पहले जो है वो क्या होगा? प्राइमरी वोल्टेज और वो होगा सेकेंडरी वोल्टेज, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में प्राइमरी वोल्टेज 240 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज 120 वोल्ट है और पावर क्या होता है? VI cos फाई। P इक्वल टू। क्वेश्चन 18 यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए तो वह प्रदान क्या करेगी? 58% शक्ति प्रदान करेगी। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए शुरू से लास्ट तक, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और इसमें से 80 to 90% क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो ITI का एग्ज़ाम हो, चाहे ITI के बाद जो एग्ज़ाम देंगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें आपका ये क्वेश्चंस फंसेंगे या कॉन्सेप्ट फंसेगा। और सबसे मेन बात होती है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 19 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है 3 होती है, पता है। क्वेश्चन 20 ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन 20 हो गया। 21 जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हों तो उस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन 22 ये जो फिगर वो क्या दिखा रहा है? अपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर। अपचायक क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वाला जो वाइंडिंग वो कम है और प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है, वो इसलिए अपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर तो है बट कैसा? अपचायक। क्वेश्चन 23 कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग है? तो टोंग टेस्टर। जो टोंग टेस्टर होता है वो करंट ट्रांसफार्मर का ही एक अनुप्रयोग है। ठीक है। क्वेश्चन 24 ये जो फिगर है वो क्या दिखा रहा है? देखिए प्राइमरी कॉइल कम है, सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है। जब सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है तो वहाँ पे वोल्टेज होगा ज़्यादा और करंट होगा कम, तो कैसा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? धारा ट्रांसफार्मर। ये जो फिगर है वो है करंट ट्रांसफार्मर, CTI है, धारा ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा। इसका उल्टा कर देंगे, जस्ट प्राइमरी कॉइल को ज़्यादा कर दें यहाँ पे और सेकेंडरी कॉइल को कम कर दें तो हो जाएगा वोल्टेज ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है? बी ऑप्शन सही है। ये कैसा है? धारा ट्रांसफार्मर ही है। क्वेश्चन 25 पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है यंत्रों एवं रिले आदि में। कैसा? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो भी बात कर रहा था मैं। क्वेश्चन 26 विभव ट्रांसफार्मर से वोल्ट मीटर के वियोजन के समय आपको कौन से सावधानी बरतनी चाहिए? विभव ट्रांसफार्मर सेकेंडरी टर्मिनल का जो विपरीत है उसे विद्युत रोधन करना चाहिए, यानी आपका जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो आपका क्या होना चाहिए? एक तरह से वहाँ पे कट आउट करने के लिए विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन होना चाहिए वहाँ पे। क्वेश्चन 27 वोल्ट मीटर के साथ साथ प्रयुक्त ट्रांसफार्मर विभव ट्रांसफार्मर कहलाता है। विभव ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज की मानव रेटिंग क्या होती है? वो होती है 110 वोल्ट, इसको याद रखिएगा। 28 IS 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज में 3 फेज विभव ट्रांसफार्मर के श्रेणी का मान कितना होता है? 230 वोल्ट व 400 वोल्ट। कौन सा? 3 फेज विभव ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन 29
पावर ट्रांसफार्मर में कोर के निकट वाली वाइंडिंग क्या कहलाती है? निम्न वोल्टता वाइंडिंग होती है यह। क्वेश्चन 30, वितरण कार्य में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में सामान्यतः शीतलन विधि प्रयोग की जाती है। तेल शीतलन विधि से यह प्रयोग की जाती है। 31, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन द्वारा करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। 32, विद्युत वितरण यानी लघु वितरण ट्रांसफार्मर यानी कि स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है? तो उसमें बको सीले भी होगा, प्रेशरिज वाल्व भी होगा और अत्यधिक धारा सुरक्षा भी होगा, यानी ये सभी होगा। क्वेश्चन 33, वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित या डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे कि उसमें लौ क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। ये बात याद रखिएगा। कोई भी ट्रांसफार्मर आप लोड दें चाहे न दें, लोड दें चाहे न दें, बट प्राइमरी जो कॉइल होती है उसमें 24 आवर एक्साइटेशन बना रहता है, यानी वहाँ सप्लाई बनी रहती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आयरन लॉस को न्यूनतम रखना चाहिए। क्वेश्चन 34 क्या है? ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में प्रयुक्त रासायनिक नाम का क्या नाम है? सिलिका जेल। क्या नाम है? सिलिका जेल। एक ट्रांसफार्मर ब्रीथर का क्या कार्य है? टैंक में नमी के प्रवाह को पकड़ के रखना। 36, ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में प्रयोग होने वाला ताज़ा सिलिका जेल किस रंग का होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, तो इसका कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। जो सिलिका जेल होती है वो स्टार्टिंग में सफ़ेद होता है, और जब पूरी तरह से वो मॉइस्चर को सोख लेता है, मतलब वो बहुत मॉइस्चर्ड हो जाता है, उपयोग के लायक नहीं होता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तब उसका रंग हो जाता है गुलाबी। जब गुलाबी हो जाएगा या नीला हो जाएगा तो उसे हम निकाल देंगे, गुलाबी या नीला। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? सफ़ेद या हल्का गुलाबी। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? नीला। 39, बक्को सिले का प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? तेल शीतलन ट्रांसफार्मर में किया जाता है। किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित सेकेंडरी वोल्टता पर सेकेंडरी वाइंडिंग की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पर प्रतिबाधा के तुल्य हो जाए तो परिपथ की इस स्थिति में क्या कहलाएगा? अनुनाद कहलाएगा, यानी रिजोनेंस। यानी जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा, एक्सएल और एक्ससी क्या होता है? एक्सएल होता है संधारित्र प्रतिघात, एक्ससी क्या होता है? संधारित्र प्रतिघात होता है, और एक्सएल क्या होता है? प्रेरक प्रतिघात होता है। यानी कैपेसिटिव इंडक्टेंस एक्ससी, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, जब दोनों सेम हो जाएगा तो वहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 41, टैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें सभी है। इसमें आंसर क्या है? टैप ट्रांसफार्मर तेल बाहर निकालने के लिए टैप होते हैं। प्राथमिक कुंडलन में से एक या अधिक मध्य सिरे निकाले जाते हैं, टैपिंग की जाती है मतलब। सी, वोल्टता समायोजन के लिए सेकेंडरी कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हों, और सभी। तो ये इसमें से क्या होगा? सभी होगा। 42, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है आवृत्ति पर, लपेट की संख्या पर, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, जो ईएमएफ होता है ट्रांसफार्मर को कितना होता है? 4.44 F∅m/N। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, फाइम क्या है? मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। 4.44 F∅m/N। ये क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ट्रांसफार्मर का फार्मूला। 43, ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इंसुलेशन भी हो और शीतलन भी हो, दो काम इसका है। क्या क्या? इंसुलेशन भी हो, शीतलन भी हो। 44 क्वेश्चन नंबर, प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है? 500 kVA के लिए यहाँ पे तेल शीतलन प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज एयर से हो जाता है काम। 45 100 kVA तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कौन सी एक विधि अपनाई जाती है? जैसा भी मैंने बताया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हवा विस्फोटक शीतलन विधि, यानी कि एयर कूलिंग सिस्टम। अब 500 के लिए ऑयल, 500 kVA के लिए।
केवीए क्यों लिखा है? क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में, पता है आप लोग को। 10 एम्पियर ट्रांसफार्मर के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी विधि को वरीयता देंगे? वायु दाब विधि। जब 10 एम्पियर का होगा तो आपको शीतलन करना है, तो वहाँ पे वायु दाब विधि को आप वरीयता देंगे, इस बात को याद रखिएगा। 47 माध्यमिक पक्ष में एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण लिखिए। 4.44 5 एफ एन 5 एम 4.44 F/m। 48 परिवर्तन अनुपात को निर्धारित करने के लिए सूत्र क्या होता है? मैंने स्टार्टिंग बताया था क्या? NS मतलब N2, NP मतलब N1, तो N2/N1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू I1/I2, ठीक है। 2 मतलब सेकेंडरी, 1 मतलब प्राइमरी। 49 किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्रों की संख्या 6 प्राथमिक व सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है प्राथमिक और सेकेंडरी 240 और 32 वोल्ट। तो पूछा जा रहा है कि प्राथमिक व सेकेंडरी वाइंडिंग चक्रों की संख्या बताइए। निकल सकता है आराम से, वही फार्मूला 48 का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन 50 संप्रेषण मतलब ट्रांसमिशन। लाइनों के सब स्टेशन सिरे के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का संयोजन उपयोग होता है? तो स्टार डेल्टा सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो 50 का क्या हो गया? स्टार डेल्टा संप्रेषण संयोजन किया जाता है संप्रेषण लाइनों में। 51 3 फेज ट्रांसफार्मर में संयोजन की भिन्न भिन्न विधियां संभव है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का संयोजन किया जाता है? डेल्टा स्टार। याद रखिएगा कि जो 51 है वो ट्रांसमिशन में आपका क्या होगा? स्टार टू डेल्टा, ठीक है। बट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? डेल्टा टू स्टार। 51 का आंसर डेल्टा टू स्टार। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में एक न्यूट्रल पॉइंट भी आ जाएगा। जब न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा तो आउटपुट में हमें न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, और जब आउटपुट में न्यूट्रल पॉइंट चाहिए तो आपको स्टार करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा टू स्टार और संप्रेषण में स्टार टू डेल्टा। 50 और 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 वह अधिकतम भार क्या है जिस पर एक खुला डेल्टा ट्रांसफार्मर सुरक्षापूर्वक भार के लिए आपूर्ति बनाए रख सकता है? तो 58% क्या है? अधिकतम भार। यहाँ पे मिलान करना है 53 में। देखिए स्टार स्टार जब संयोजन होगा, कौन सा संयोजन? स्टार स्टार, तो उच्च वोल्टता और उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर कहलाएंगे। जब स्टार स्टार हो तो उच्च वोल्टेज भी मिलेगा और उच्च पावर भी मिलेगा। जब डेल्टा डेल्टा हो तो क्या मिलेगा? सी देखिए, जब डेल्टा डेल्टा होगा तो आपको मिलेगा निम्न वोल्टेज और उच्च शक्ति। दोनों क्लियर हो गया? स्टार स्टार में उच्च वोल्टेज उच्च शक्ति, और डेल्टा डेल्टा में निम्न वोल्टेज और उच्च शक्ति। अब रही बात स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार में, तो स्टार डेल्टा बी में दिया, स्टार डेल्टा में क्या हो जाएगा? वोल्टेज क्या हो जाएगा? स्टेप अप हो जाएगा। किसमें? स्टार डेल्टा में वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगा और डेल्टा स्टार में वोल्टेज डाउन हो जाएगा, यानी स्टेप डाउन। तो ए का आंसर होगा इसमें से थर्ड, बी का आंसर होगा 4, सी का आंसर होगा आपका फर्स्ट और डी का आंसर होगा आपका सेकेंड, ठीक है। 54 में स्कॉट संयोजन स्थानांतरण हेतु प्रयोग किया जाता है। 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में बदलने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा स्कॉट संयोजन, इसको याद रखिएगा। 55 यदि 2 ट्रांसफार्मर की वोल्टता निष्पत्ति यानी कि रेशियो EP/ES भिन्न हो एवं उनके समांतर क्रम में प्रचालन वांछित हो तो ये कार्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ट्रांसफार्मर रेशियो भी सेम होना चाहिए जब आप उसे पैरेलल में वर्क करना चाह रहे हैं। तो इन्हीं 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर का जो हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं समांतर क्रम में, जब उसका हम प्रचालन करते हैं तो क्या क्या होना चाहिए? जरूरी कि उनका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए, पोलैरिटी सेम होना चाहिए और ट्रांसफार्मर रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। 56 जब 2 ट्रांसफार्मर समांतर में कार्य कर रहे हो तो किसके आधार पर लोड बांटेंगे? केवी रेटिंग के आधार पर हम लोड वहाँ पे बांटेंगे। 57
किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक है तब उसका लोड पावर फैक्टर क्या होगा, अग्रगामी होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या, जब किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो, निगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तब उसका पावर फैक्टर कैसा होगा, अग्रगामी होगा, यानी लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है। 58 क्या है, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल 2 से 5% होता है। 59 ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा के पद में होती है 3 से 9%। 60 ट्रांसफार्मर की लोड रहित अवस्था में पूर्ण लोड अवस्था तक उसके कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग समान होता है। 61 ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। क्या हो गया वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था में पूर्ण लोड अवस्था तक, शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक, यानी फुल लोड माइनस नो लोड, सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन अपॉन फुल लोड एवं शून्य लोड के पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। फिर से ध्यान दीजिए, ध्यान से इसको देखिए। 61 क्या है, ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। मतलब अगर उसको हम समझना चाहें सिंपल लैंग्वेज में, तो कोई ट्रांसफार्मर है, उसका शून्य लोड यानी कोई लोड नहीं लगा है, तब उसका क्या नोट कर लीजिए आप, वोल्टेज। और वो फुल लोड, उस पर फुल लोड दे दीजिए तब उसका वोल्टेज। ठीक है, वो निकल जाएगा डिफरेंस। और सेकेंडरी वोल्टेज में क्या परिवर्तन हुआ और शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज में क्या परिवर्तन हुआ, उसका अनुपात क्या कहलाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा। क्वेश्चन 62, खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक 900 वाट है और पूर्ण भार धारा पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण में 1600 वाट है, तो अर्ध भार पर लौ हानि क्या होगा, 900 वाट होगा। I²RC निकलेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है उसमें हमें आयरन लॉस निकलता है ओपन सर्किट टेस्ट में, और क्लोज सर्किट टेस्ट में हमें निकलता है क्या, कॉपर लॉस। ठीक है, क्लोज में कॉपर और ओपन में आयरन। ओपन रहेगा तो आयरन लॉस निकलेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आयरन लॉस में आपका कोर लॉस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस होगा। बट जब क्लोज रहेगा तो वाइंडिंग में लॉस होगा, वहाँ पे कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा। तो ओपन सर्किट में आयरन लॉस, क्लोज सर्किट में ओपन सर्किट में आयरन लॉस और क्लोज सर्किट में कॉपर लॉस। ठीक है। 63, एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है, इसकी लो क्षति 1000 वाट है, अर्ध लोड पर इसके ताप क्षति कितनी होगी, 500 वाट होगी। शून्य लोड धारा का कार्य क्या है, कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना और शून्य लोड पर लो क्षति को वहन करना, ए और बी दोनों होगा। फिर 65, ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात कोर क्यों प्रयोग की जाती है, क्योंकि एडी धारा क्षति कम हो सके। मैंने बताया भी था अपने वीडियो में इसके पहले। 66, किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति यानी कॉपर लॉस शक्ति वह क्षति है, ताम्र क्षति यानी कॉपर लॉस क्षति वह क्षति है जो कुंडलन प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। 67, किसी ट्रांसफार्मर के नो लोड क्षति को दो घटक भंवर धारा और हिस्टैरिसीस क्षति है। ट्रांसफार्मर किस भाग में हिस्टैरिसीस क्षति उत्पन्न होती है, कोर में होती है। ट्रांसफार्मर में लौ क्षति वोल्टेज पर कॉपर क्षति धारा पर निर्भर करती है। ठीक है, लौ क्षति इस पे वोल्टेज पे और कॉपर क्षति धारा पे, ये बात याद रखिएगा। 69, अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर की ताम्र क्षति 1000 वाट है, तो लौ क्षति कितनी होगी, 1000 ही होगी।
70 ट्रांसफार्मर कोर में हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है? लेमिनेटेड कोर का क्या अपरिपूर्ण कसाव या ट्रांसफार्मर का अतिभार? तो इसमें से जो आंसर होगा आपका वो आंसर क्या होगा? लेमिनेटेड कोर का अपरिपूर्ण कसाव या ट्रांसफार्मर का अतिभार। सी इसका सही होगा। 71 क्वेश्चन क्या है? 70 क्वेश्चन नंबर 71 है कि सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 95%। कितनी? 95%। 70 का याद रखिएगा, 70 का आंसर होगा लेमिनेटेड कोर का अपरिपूर्ण कसाव। आंसर सही है, 70 का सी आंसर सही है। 71 का 95% अधिकतम एफिशिएंसी। 72 ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौ क्षति 500 वाट है तो ताप क्षति भी 500 वाट होगी। अभी आया था क्वेश्चन, वहाँ पे 1000 वाट था दोनों में, यहाँ दोनों में 500 वाट हो गया। 73 और लास्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर चैप्टर का। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता एक अनुपात है। क्या अनुपात है? किलोवाट आवर आउटपुट और किलोवाट आवर इनपुट। एक दिन में कितना किलोवाट आवर यूज किया आपने और कितना किलोवाट आवर आपने इनपुट किया, दोनों का अनुपात क्या होगा? आउटपुट अपन इनपुट क्या होता है? दक्षता होता है एक दिन का किलोवाट आवर में। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, 73 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है मेरे बताने के बावजूद भी तो आप कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर जो समझ में नहीं आया, कमेंट कीजिए तो उस क्वेश्चन पे मैं फिर से डिस्कस करूँगा वीडियो में। और जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।